ओके बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की जो 3 स्टेट्स है वो आपस में कैसे चेंज होती है। अब यहाँ देखिए, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। सॉलिड से अगर लिक्विड पर जाना है तो फ्यूजन, यानी फ्यूजन साइंटिफिक टर्म है, आम भाषा में इसे मेल्टिंग भी कहते हैं। लिक्विड टू सॉलिड आना इज फ्रीजिंग, लिक्विड टू गैस जाना इज वेपराइजेशन और गैस से लिक्विड आना कंडेंसेशन। फिर सॉलिड से गैस जाना सब्लिमेशन और गैस से सॉलिड आना डिपोजिशन। तो यहाँ देखिए, मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। फॉर एग्जांपल, water can exist in 3 different physical states: ice, liquid and water. So now change of the substance from one physical state to another is called as change in state. अब पॉइंट आता है, how can matter change its state? तो यहाँ पर number of ways है, either by changing temperature or by changing pressure. One other option है by changing both pressure and temperature. इन तीनों पॉइंट्स में एक बात ये ध्यान देने वाली है, आप सिर्फ टेम्परेचर चेंज करके भी मैटर के स्टेट चेंज कर सकते हैं। बाय चेंजिंग प्रेशर, ओनली प्रेशर चेंज करके भी स्टेट ऑफ मैटर को चेंज किया जा सकता है। एंड बाय अप्लाइंग बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर चेंज भी, हम तो इन तीनों में से किसी एक कंडीशन को एट अ टाइम अप्लाई करके आप स्टेट ऑफ मैटर का चेंज देख सकते हैं। इसमें जो आपकी एनसीईआरटी डील करती है वो पहला टॉपिक डील करती है बाय चेंजिंग टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के चेंज से मैटर की स्टेट कैसे चेंज होती है। तो हमारा यहाँ पे ये टॉपिक स्टार्ट हो जाता है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे मेंशन है, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैस। ठीक है, तो ये बात आप जानते हैं कि आइस सॉलिड है, गर्म करेंगे मेल्ट होके लिक्विड वाटर बनेगा, वाटर को फर्दर गर्म करेंगे तो वो बॉइल होकर के वेपर फेज में, गैस फेज में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला चेंज हम लेने वाले हैं सॉलिड टू लिक्विड, जिसे हम सिंपल भाषा में कहते हैं मेल्टिंग। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल जो हम लेने वाले हैं वो है चेंज ऑफ आइस इनटू वाटर। हाँ, तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड टू लिक्विड चेंज यानी मेल्टिंग, चेंज ऑफ आइस इनटू वाटर। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया है, इस डायग्राम के अंदर ये स्टैंड है, स्टैंड पर थर्मोमीटर लगा है, यहाँ पे बीकर के अंदर क्रश्ड आइस क्यूब्स हैं और नीचे से बर्नर लगा है। इस सेटिंग में क्या होता है, हम आइस क्यूब को लेते हैं और उनमें ये थर्मामीटर को डालते हैं। क्योंकि आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो आपको थर्मामीटर की रीडिंग कितनी नजर आएगी, 0 डिग्री सेल्सियस नजर आएगी। अब आपने इसको हीट करना स्टार्ट किया, जब आप इसको हीट करेंगे तो आइस मेल्ट होगी। ठीक है, क्योंकि हीट कर रहे हैं तो माइंड में ऑब्वियस सी बात ये आती है कि थर्मामीटर की रीडिंग बढ़नी चाहिए, 0 से बढ़ के 1 2 3 4 होनी चाहिए। लेकिन हमने क्या देखा, हम काफी देर से हीट किए जा रहे हैं, आइस मेल्ट होता जा रहा है, लेकिन अभी तक थर्मामीटर की रीडिंग हमें 0 डिग्री ही दिखेगी जब तक एक भी आइस क्यूब इस बीकर के अंदर बैठा है। ठीक है, बहुत सारा आइस क्यूब मेल्ट हो गया, लेकिन एक भी आइस क्यूब अगर इस बीकर के अंदर है तो आपको थर्मामीटर में रीडिंग तब तक 0 डिग्री ही नजर आएगी। जब सारा का सारा आइस मेल्ट हो जाएगा उसके बाद जाकर के टेम्परेचर थर्मामीटर में बढ़ना स्टार्ट होगा, यानी मेल्टिंग के दौरान जितनी भी हीट हम दे रहे थे उस हीट से थर्मामीटर की रीडिंग में टेम्परेचर हमें कहीं पर भी बढ़ता हुआ नजर नहीं आया। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो हीटिंग थी इसका टेम्परेचर कहाँ गया। ठीक है, अगर थर्मामीटर ने टेम्परेचर को रीड नहीं किया, यानी कि टेम्परेचर कंटेनर में नहीं बढ़ा, तो वो टेम्परेचर कहाँ गया। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है, व्हाई द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस डज नॉट राइज इवन दो हीट इज बीइंग सप्लाइड कंटिन्यूअसली। तो अब इसका आंसर आप देखिए कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आइस के, अच्छा सबसे पहले तो आइस सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड पार्टिकल्स में क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं तो जब आप हीट करते हैं तो ये हीट एनर्जी उन पार्टिकल्स के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में बिजी हो जाती है। ठीक है, अब पॉइंट आता है थर्मामीटर की रीडिंग क्यों नहीं बढ़ी। थर्मामीटर में रीडिंग तब बढ़ेगी जब पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी यानी मूवमेंट बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ जाती है पार्टिकल, तो पार्टिकल बहुत ज्यादा फ्रीली मूव करने लगता है। ठीक है, तो क्योंकि उस टाइम हीट एनर्जी पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में बिजी थी, वो उनको मूवमेंट कराने में बिजी नहीं थी। तो क्योंकि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ी, उनके मूवमेंट इंक्रीज नहीं हुए,
इस वजह से हीट एनर्जी का इफेक्ट आपको थर्मामीटर में नहीं दिखा। तो यहाँ पे ये मैंने आपको एक्सपेरिमेंट का डिटेल अवेलेबल करवाया है, अलॉन्ग विथ मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने सारे कीवर्ड, जो बात मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है वो मैंने आपको मार्क कर दी है कि यहाँ पर क्योंकि हीट एनर्जी पार्टिकल के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में बिजी थी, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ा रही थी, डज नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी, दैट इज व्हाई देयर इज नो राइज इन टेम्परेचर इन थर्मामीटर। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। इसमें सेकंड एक्सपेरिमेंट आता है लिक्विड टू गैस चेंज, जिसे हम बॉइलिंग भी कहते हैं, यानी कि चेंज ऑफ वाटर इनटू वेपर। यहाँ पर बिल्कुल सेम पैरेलल मैनर में कहानी हो रही है। हमने ये स्टैंड लिया है, स्टैंड पे थर्मामीटर को हमने लगाया है और इसमें बीकर में हमने पानी भरा है, ठीक है, और हमने यहाँ बर्नर रखा है, बर्नर से हम पानी को हीट कर रहे हैं और इधर स्टीरर ग्लास रॉड है जो स्टीर करता है। अब आपने थर्मामीटर सपोज रूम टेम्परेचर पर पानी में रखा, ठीक है, तो रूम टेम्परेचर का जो भी टेम्परेचर था 30 डिग्री 40 डिग्री, पानी का टेम्परेचर भी उतना ही होगा। आपने इसको हीट करना स्टार्ट किया तो आप क्या देखेंगे, क्योंकि वाटर है, वाटर अब गर्म होता जा रहा है, तो थर्मामीटर की रीडिंग 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री होते होते 100 डिग्री तक पहुंच गई। 100 डिग्री पर पानी की बॉइलिंग स्टार्ट हुई, बहुत सारा स्टीम यहाँ पे बनने लगा। अब उसके बाद आप देखेंगे थर्मामीटर की रीडिंग 100 से ऊपर जा ही नहीं रही है, 100 डिग्री पर आकर के उसकी रीडिंग रुक गई, ठीक है, और उस दौरान पानी कंटिन्यू बॉईल हो रहा है, तो आप तो कंटिन्यू हीट कर रहे हो, तो फिर थर्मामीटर की रीडिंग क्यों नहीं इंक्रीज हुई? बिल्कुल सेम मैनर में आपको रीजन देना है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है। क्या रीजन है कि पार्टिकल्स के जो लिक्विड स्टेट के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थे उनको तोड़ने में वो हीट एनर्जी 100 डिग्री के टेम्परेचर पर बिजी हो गई और उस पूरे पानी को बॉईल करने में बिजी हो गई। तो जब तक इस कंटेनर में पानी की एक भी ड्रॉप है, स्टीम पूरा नहीं बना है, तब तक इसकी रीडिंग जो है वो 100 डिग्री ही रहेगी। और जब सारा का सारा पानी बॉईल हो जाएगा, उस कंटेनर में खाली पानी का स्टीम बस दिखने लगेगा, तब आप फर्दर हीट करेंगे तो अब उसकी जो टेम्परेचर है थर्मामीटर की रीडिंग वो 100 डिग्री के अबव जाएगी, क्योंकि उस टाइम पर अब वो हीट एनर्जी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रही है और काइनेटिक एनर्जी उनके मूवमेंट को बढ़ा रही है और टेम्परेचर की रीडिंग बढ़ रही है। तो यहाँ पर ये इसका एक्सपेरिमेंट है, बिल्कुल ऊपर वाले सेम मैनर में एक्सपेरिमेंट का डिटेल मैंने आपको यहाँ पे अवेलेबल कराया है और बिल्कुल सेम मैनर में क्वेश्चन बनता है, why the temperature of boiling water does not rise though heating given continuously। तो इसके मैंने सेम मैनर में ये कीवर्ड्स मार्क किए हैं जो बात मैंने आपको एक्सप्लेन की है, ठीक है, और इनके जो दोनों के डायग्राम्स हैं विद नेमिंग आपको करने हैं। चेंज जिसे हम कंडेंसेशन कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। यहाँ पे दो डायग्राम देखिए, ये पानी की ठंडे पानी की बोतल है और आप देखते हैं कि बोतल के अराउंड जो बाहर की एयर है उस ठंडे पानी से चिल्ड होकर के जो बाहर की एयर का मॉइस्चर है वो भी कंडेंस होकर के लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। या यहाँ पे देखिए कि इस कैटल से जो स्टीम निकल रही है, ठीक है, वो जब ऊपर प्लेट से स्ट्राइक कर रही है तो अपनी हीट एनर्जी उस प्लेट को ट्रांसफर कर रही है और उससे वो कंडेंस होकर के लिक्विड होकर के यहाँ पे कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो यानी ये कंडेंसेशन है, इट इज रिवर्स ऑफ बॉइलिंग, कि गैस फॉर्म से वो लिक्विड फॉर्म में स्टेट ऑफ मैटर का चेंज हो रहा है। नेक्स्ट होता है लिक्विड टू सॉलिड यानी फ्रीजिंग। ये आप सब जानते हैं कि कूलिंग करने पर लिक्विड फ्रीज होकर के सॉलिडिफाई हो जाता है, इसे सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं और मेल्टिंग का रिवर्स होता है। नेक्स्ट इज सॉलिड टू गैस चेंज, जिसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन किन में होता है? तो ये कुछ सब्सटेंसेस हैं, अमोनियम क्लोराइड है, आयोडीन है, कैम्फर है, नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है। ये वो सब्सटेंसेस हैं जो हीट करने पर सॉलिड फॉर्म से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होते हैं। इनके एग्जांपल्स ये आपको मेमोराइज करने हैं। अब बच्चों अगला चेंज है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यानी कि बाय चेंजिंग प्रेशर आप कैसे स्टेट ऑफ मैटर का चेंज देख सकते हैं। तो इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप देखते हैं जो एलपीजी है, ठीक है, जो आपकी किचन में सिलेंडर होता है गैस का, एक जब उसकी लीकेज होती है, ठीक है, तो लीकेज के दौरान क्या होता है, सिलेंडर के अंदर गैस जो है लिक्विड पैराफिन गैस है, वो तो लिक्विफाइड गैस है, लेकिन जब लीक होती है तो वो गैस बन के बाहर आ रही है। इसका मतलब ये है कि जब वहां पे लीकेज है यानी कि कुछ प्रेशर, उसका वॉल्व थोड़ा ओपन है, जो उसका रेगुलेटर है
वो ओपन है। ओपन होने से जो जितना प्रेशर उस सिलेंडर में होना चाहिए था लिक्विड के ऊपर, वो प्रेशर नहीं है, प्रेशर कम हो गया। कम होने से वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया और कन्वर्ट करके वो लीकेज की फॉर्म में, स्मेल की फॉर्म में आपको फील हो रहा है। ठीक है, तो यानी किसी भी लिक्विड, अगर किसी गैस को प्रेशराइज करके लिक्विड बनाया जाता है, तो अगर उसी लिक्विड का प्रेशर कम कर दें तो लिक्विड वापस से क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर हम देख सकते हैं डेली लाइफ में। इसके बाद में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है लेटेंट हीट। ये लेटेंट हीट उसी टॉपिक से रिलेटेड है जिसमें हमने बॉइलिंग और मेल्टिंग का प्रोसेस किया था 2 एक्सपेरिमेंट के साथ में, कि हम हीट कर रहे थे मेल्टिंग के दौरान भी, बॉइलिंग के दौरान भी, लेकिन थर्मामीटर में हमें कोई राइज ऑफ टेम्परेचर नहीं नजर आ रहा था। तो हमारा ये डाउट होता था कि वो हीट कहाँ गई। तो वो जो हीट थी उसी को लेटेंट हीट कहते थे। जिस हीट की वजह से टेम्परेचर राइज नहीं हुआ था उन दोनों एक्सपेरिमेंट में, उस हीट एनर्जी को हम लेटेंट हीट कहते हैं। तो देखिए लेटेंट हीट की क्या डेफिनेशन है। द हीट एनर्जी व्हिच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। यानी लेटेंट हीट वो हीट एनर्जी थी जो सब्सटेंस की स्टेट को तो चेंज कर रही थी, लेकिन वो आपको थर्मामीटर में रीडिंग नहीं दे रही थी। यानी वर्ड लेटेंट मींस हिडन, वो हिडन हीट थी। इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट बिकॉज इट बिकम्स हिडन in the substance undergoing change in the state and it does not show its presence by raising temperature. So latent heat is it cannot be detected by temperature. ठीक है, तो जो हीट एनर्जी थर्मामीटर से डिटेक्ट नहीं हो पा रही थी, जिससे टेम्परेचर राइज नहीं हो पा रहा था, उस हिडन हीट को हम क्या कहेंगे टेक्निकल टर्म में, लेटेंट हीट बोलेंगे। और लेटेंट हीट 2 तरह की हो गई, मेल्टिंग की और वेपराइजेशन यानी बॉइलिंग की। मेल्टिंग आम भाषा का टर्म है और साइंटिफिक टर्म में इसे फ्यूजन भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये हेडिंग आती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी सॉलिड टू लिक्विड चेंज, मेल्टिंग वाला चेंज। और बॉइलिंग का साइंटिफिक टर्म वेपराइजेशन है, तो आप इसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी लिक्विड टू गैस चेंज। ठीक है, तो अब हम आते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन पर। तो वहां पर जो आइस हमने लिया था, अगर हम उस आइस का अमाउंट फिक्स कर ले 1 किलोग्राम या 1 ग्राम ले लें, तो यहाँ पे देखो क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास यानी या तो 1 kg या 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। यानी कि सपोज 1 किलोग्राम आइस है, तो 1 किलोग्राम आइस को पूरी तरह से 0 डिग्री सेल्सियस यानी उसके मेल्टिंग पॉइंट पर लिक्विड में कन्वर्ट होने में जितना भी एनर्जी हमें चाहिए, जो रिक्वायर्ड है, वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कही जाएगी। इसी के बेस पर अगर हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करें, तो अब हम यहाँ पे 1 किलोग्राम वाटर ले लेते हैं, लिक्विड ले लेते हैं या यूनिट मास ले लेते हैं, तो उस 1 किलोग्राम लिक्विड को वेपर में अपने बॉइलिंग पॉइंट पर कन्वर्ट करने में जितनी भी हीट रिक्वायर्ड है, उसे आप क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद में इसी के साथ एक टॉपिक और आता है, रिलेशन ऑफ टेम्परेचर, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। तो 2 स्केल्स हैं, डिग्री सेल्सियस और केल्विन स्केल। मैंने हालांकि यहाँ पे फ़ारेनहाइट वाला भी दिया है, लेकिन पहला वाला जो फ़ारेनहाइट चेंज है वो आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में नहीं है, मैंने जस्ट आपको इंफॉर्मेशन के लिए दिया है। जो सेकंड वाला है ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और इसको मैं यहाँ पे ये येलो कलर से मैंने मार्क कर दिया है। केल्विन टेम्परेचर इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। यानी सपोज आपके पास अगर 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, तो केल्विन स्केल में कितना होगा, आप 0 डिग्री में 273 को ऐड कर दीजिए तो केल्विन आ जाएगा। ठीक है, या आपके पास सपोज 10 डिग्री सेल्सियस है, तो प्लस 273 कर दीजिए तो 373 केल्विन का टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला येलो वाला फॉर्मूला यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि केल्विन टेम्परेचर क्या होगा, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 टेम्परेचर यहाँ पर केल्विन टेम्परेचर होगा। फिर आते हैं इस टॉपिक पर बेस्ड सम इलस्ट्रेटिव क्वेश्चंस पर। में है व्हाई डज लेटेंट हीट डज नॉट कॉज अ राइज इन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, तो लेटेंट हीट टेम्परेचर का राइज क्यों नहीं शो करती है, तो इसमें आप ये लिखेंगे कि जब जैसे हम बात करते हैं सॉलिड मेल्ट हो रहा है लिक्विड में, तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, कोई रिलेशन है जिसकी वजह से वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो पहले जब हीट करते हैं तो एनर्जी इन रिलेशंस को, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ेगी, और जब सारे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएंगे उसके बाद
पार्टिकल में मूवमेंट बढ़ेगा। तो जब तक सारे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं टूटते तब तक मूवमेंट नहीं बढ़ता है। अब टेम्परेचर राइज की जहां तक बात है, जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन टूट रहे होते हैं तो टेम्परेचर का राइज नहीं होगा, और जब सारे अट्रैक्शंस टूट जाएंगे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तब पार्टिकल वो जो हीट है वो एब्जॉर्ब करके पार्टिकल मूव करेंगे, और मूव करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उनका जो सिस्टम है, जो लिक्विड है, उसका टेम्परेचर भी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो लेटेंट हीट क्या करती है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ती है, ना कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ाती है। अगर वो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रही होती तो टेम्परेचर राइज भी होता, काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ाती है इसलिए टेम्परेचर राइज नहीं होता है। अच्छा, फिर यहाँ पे लिखा है कि 100 डिग्री का वाटर और 100 डिग्री की स्टीम कौन ज्यादा बर्निंग करेगी। तो 100 डिग्री के वाटर में तो खाली 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, लेकिन स्टीम बनने के लिए उसने लेटेंट हीट को भी एब्जॉर्ब कर रखा है। तो 100 डिग्री की स्टीम में 100 डिग्री के टेम्परेचर के साथ साथ लेटेंट हीट भी है, तो उसकी वजह से जो बर्निंग है वो ज्यादा सीवियर होती है। अच्छा, फिर ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये सारे पहले भी हम कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, किसी न किसी मैनर में रिपीट होके आए हैं, तो ये आप पढ़ेंगे, ये बहुत सिंपल है। और फिर नेक्स्ट लेटेंट हीट वाले टॉपिक के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे ले रही हूँ। 0 डिग्री की आइस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन दी 0 डिग्री का वाटर। सेम कहानी, 0 डिग्री के वाटर में तो खाली 0 डिग्री का टेम्परेचर है, लेकिन 0 डिग्री की आइस में क्या है, लेटेंट हीट भी है। तो यानी आइस जब पिघलेगी, ठीक है, आइस 0 डिग्री की आइस जब किसी भी सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो वो सरफेस से लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करने लगती है, और जब सरफेस से हीट को ले लेगी तो सरफेस पर हीट कम हो गई, तो उस सरफेस के ऊपर कूलिंग इफेक्ट आपको ज्यादा फील होगा। वाटर क्या करेगा, वाटर खाली 0 डिग्री का टेम्परेचर रखेगा, लेकिन वो कुछ एब्जॉर्ब नहीं करेगा एक्स्ट्रा हीट 0 डिग्री टेम्परेचर के अलावा। ठीक है, अच्छा, सेम कहानी कि अगर हम पीस ऑफ आइस को हाथ पर रखते तो हमें ठंडा क्यों लगता है, क्योंकि आइस जो है हाथ से हीट को एब्जॉर्ब करती है, लेटेंट हीट को मेल्ट होने लगती है। तो जब हाथ की स्किन से हीट बाहर चली गई तो स्किन पर हीट कम हो गई, हीट का कम होना मतलब कूलिंग इफेक्ट होता है। ऐसे ही जो नेल पेंट रिमूवर या जो स्पिरिट होती है, उसको जब हम अपने हाथ पर रखते हैं और थोड़ा सा हैंड को शेक करते हैं तो हमें वहां पे ठंडा सा लगता है। रीजन क्या है, वो जो स्पिरिट है वो हमारी स्किन से, सरफेस से हीट को एब्जॉर्ब करती है इवेपोरेट होने के लिए। ठीक है, लेटेंट हीट, तो उस लेटेंट हीट से हमारी स्किन पर तो हीट कम हो गई, और जो हीट स्किन से उसने ली वो इवेपोरेट होके उड़ गया उससे। तो उसके इवेपोरेट होते ही हमारी स्किन पर कूलिंग इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, क्योंकि वहां पे हीट कम हो गई है। अच्छा, फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल में कौन बेटर है और क्यों। तो केल्विन स्केल बेटर है। रीजन क्या है कि केल्विन स्केल जो है वो 0 डिग्री से स्टार्ट होती है, जबकि सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री के अराउंड माइनस स्केल भी होता है, प्लस स्केल भी होता है। ठीक है, तो यानी सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर की वैरायटी ज्यादा है, माइनस टेम्परेचर भी है, 0 टेम्परेचर भी है और पॉजिटिव टेम्परेचर भी है, तो उसकी हैंडलिंग न्यूमेरिकल में अप्लाई करने में प्रॉब्लम आती है। लेकिन केल्विन स्केल क्योंकि खाली 0 टू पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड पे नहीं है, तो उस टेम्परेचर को इजीली पुट करना, आंसर निकालना, हैंडल करना आसान है, इसलिए केल्विन स्केल इज मच बेटर। अच्छा, फिर जब आपको फीवर आता है तो डॉक्टर कहता है कि सिर पर वेट क्लोथ की स्ट्रिप रखो। क्यों रखो, क्योंकि वेट क्लोथ जो होगा वो क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेगा और वहां पे बॉडी के फीवर को डाउन कर देगा। ठीक है, अच्छा, फिर ये तो स्टेट ऑफ मैटर के ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, अलग मैनर में है तो मैंने इसमें डाल दिया, आपके लिए थोड़ा क्वेश्चन का बल्क हो गया। मैं लेटेंट हीट वाले क्वेश्चन पर आती हूँ। यहाँ पे ये देखिए सी पार्ट इस क्वेश्चन का कि ए और बी 2 लिक्विड है, इसकी लेटेंट हीट है 100 और बी की लेटेंट हीट है 150। बताओ कौन ज्यादा कूलिंग शो करेगा। तो आपने हाथ पर रखा ए और बी को, दोनों अलग अलग हैंड्स पर। ए ने आपके हैंड से 100 डिग्री की लेटेंट हीट एब्जॉर्ब की और बी ने आपके हैंड से 150 डिग्री की हीट एब्जॉर्ब की। ठीक है, जूल पर किलोग्राम की हीट एब्जॉर्ब की। तो अब बताइए किसने ज्यादा हीट हाथ से ली, आपके स्किन से ली, 150 वाली ज्यादा ली। तो यानी जहां बी जो था उसने क्योंकि ज्यादा हीट एब्जॉर्ब की तो आपकी स्किन पर हीट का अमाउंट कम हो गया, तो कूलिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, तो यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। कोई भी सॉलिड किसी लिक्विड पर कब फ्लोट करता है, जब वो सॉलिड उससे हल्का हो, यानी उसकी डेंसिटी कम हो। तो आइस क्यों फ्लोट करती है, क्योंकि आइस की डेंसिटी पानी से हमेशा कम होती है। ठीक है, तो ये तो सेम टाइप के ही क्वेश्चन है, खाली उनका पैटर्न है कि जैसे आइस को आप माउथ में रखते हैं
पानी तो 0 डिग्री के कंपैरिजन में किस में ज्यादा कूलिंग इफेक्ट होगा, सेम तरह से है। अभी लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे।